हाँ जी। तो आज हम वोल्टेज एंड करंट को एक बार फिर से समझेंगे कि वोल्टेज एंड करंट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि सारी गेम ही वोल्टेज एंड करंट के अराउंड प्ले कर रही है। एम्बेडेड सिस्टम लो, आईओटी लो, वीएलएसआई लो, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स ही वोल्टेज एंड करंट के नियर बाय प्ले करता है। तो डेफिनेटली ये तरीका जो हमारा समझने का होगा वो थोड़ा सा एनालाइज करके एंड विजुअलाइज करके हम समझेंगे। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से फॉर वोल्टेज एंड करंट हम एक एनालॉजी यूज करते हैं, बिल्डिंग कंसेप्ट, राइट। हमने क्या किया, हमने दो बिल्डिंग्स कंसिडर करी। लेट्स से दिस इज माय बिल्डिंग 1 एंड दिस इज माय बिल्डिंग 2, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों की जो हाइट है वो इक्वल है। हमने इन दोनों को इक्वल हाइट्स पे स्टैंड कर रखा है, राइट। ये दोनों बिल्डिंग्स बिल्कुल एक्यूरेट सेम हाइट की है। नाउ व्हाट वी कैन डू, मेक अ रोड अक्रॉस दीज टू बिल्डिंग। इन दोनों बिल्डिंग्स के अक्रॉस एक हम रोड बनाएंगे इस तरीके से, एंड देन वी वांट टू शिफ्ट समथिंग लाइक लेट्स अ बॉल। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों बिल्डिंग्स के अक्रॉस एक रोड कंस्ट्रक्ट कर दी, एक मीडियम दे दिया। नाउ हमने एक बॉल प्लेस कर दी। अब क्या ये बॉल मेरी नेचुरली फर्स्ट बिल्डिंग से सेकंड बिल्डिंग की ओर मूव कर पाएगी नेचुरली? तो डेफिनेटली हमारी बॉल मूव नहीं कर सकती, बिकॉज देयर इज नो एनी काइंड ऑफ फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेट से फर्स्ट बिल्डिंग को एज इट इज रहने देते हैं और सेकंड बिल्डिंग में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो अब हमने क्या किया, लेट से फर्स्ट बिल्डिंग को हमने बड़ा रहने दिया एंड सेकंड बिल्डिंग को मैंने छोटा कर दिया। नाउ अगेन सेम कॉन्सेप्ट, अब हम एक और वही रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड नाउ वी पुट अ बॉल हेयर, राइट। तो हमने अब एक रोड कंस्ट्रक्ट करी और यह हमने एक बॉल प्लेस कर दी। नाउ नेचुरली होगा क्या, ये बॉल स्लाइड करके बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 2 पे पहुंच जाएगी, राइट। तो ये बॉल नेचुरली यहां से मूव करेगी एंड बिल्डिंग सेकंड पे हमारी ये बॉल मूव कर गई, राइट। तो हमने अगर इस चीज को हम समझे तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हमारी बिल्डिंग दोनों बिल्डिंग सेम हाइट पे थी, राइट, तो हमारी बॉल में कोई भी किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं था। बट जब हमारी बिल्डिंग्स डिफरेंट हाइट की थी तो नेचुरली बॉल मूव करते हुए नीचे आ गई। ये हमने ऑब्जर्व किया, राइट। तो इसको हमने अगर जो समझा वो ये कि इफ बोथ ऑफ दीज माई बिल्डिंग अगर वो डिफरेंट हाइट्स पे हैं तो क्या हुआ, लेट से इसकी ये हाइट है 10 मीटर एंड इसकी हाइट है लेट से 4 मीटर। तो अब अगर मैंने लेट से मैंने क्या किया, मैंने दिस इज माई 10 मीटर एंड दिस इज माई 4 मीटर, राइट। तो अगर अब आप देख पा रहे होगे मैंने इसके अक्रॉस लाइन ड्रॉ करी बिल्डिंग 2 के एंड डेफिनेटली बिल्डिंग 1 के अक्रॉस भी लाइन ड्रॉ करी। तो मैंने देखा दिस इज माई गैप, यही गैप को हमने एज अ स्लाइडर यूज किया था, राइट। तो जब दोनों बिल्डिंग सेम पोटेंशियल पे थी, मींस सेम हाइट पे थी विद रिस्पेक्ट टू कॉमन ग्राउंड, ये मेरा कॉमन ग्राउंड है, तो मेरी बॉल मूव नहीं कर रही थी। बट व्हेन बोथ ऑफ द बिल्डिंग्स आर ऑफ डिफरेंट हाइट तो नेचुरली मेरी बॉल मूव करके नीचे आ गई। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा। इसी तरीके से हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज को फ्लो करने के लिए इन बिटवीन एनी ऑफ दीज टू टर्मिनल
जो पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा वो नेगेटिव टर्मिनल से एक पोटेंशियल पे होना चाहिए। अगर हम साइंटिफिकली बोलते हैं वोल्टेज को तो वो हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। मींस देखो पोटेंशियल का जो लेना देना होता है ना वो हाइट से ही होता है। हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल का लेना मतलब वो कितना उससे हाइट पे है, कितना पोटेंशियल पे है। अगेन डिफरेंस मींस गैप। तो ये जो गैप है ये फर्स्ट बिल्डिंग सेकंड बिल्डिंग से कितने पोटेंशियल पे है, राइट। तो दिस इज माय वोल्टेज जिसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा हूं। तो डेफिनेटली जब मेरी दोनों चीजें सेम पोटेंशियल पे है तो डिफरेंस जो है मेरा वो जीरो है, मींस नो वोल्टेज, राइट, नो वोल्टेज। तो जब मेरा डिफरेंस आएगा तभी वोल्टेज मैं ले पाऊंगा बिकॉज इट इज अ गैप, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस। अब नेचुरली जब वोल्टेज डिफरेंस आया मींस जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ तो उस केस में माय बॉल मूव्स फ्रॉम फर्स्ट बिल्डिंग टू सेकंड बिल्डिंग एंड दिस इज कॉल्ड फ्लो ऑफ करंट, राइट। तो जब हमारी बिल्डिंग दोनों बिल्डिंग हमारी जब सेम हाइट पे थी तब हमारा करंट फ्लो नहीं था, बट जैसे ही हमारी बिल्डिंग डिफरेंट पोटेंशियल पे आई तो मेरा करंट फ्लो हो गया। तो इसका मतलब ये हमने समझा कि वोल्टेज एंड करंट आर लिंक्ड टू ईच अदर, राइट। तो करंट तभी फ्लो होगा जब वोल्टेज होगी। वोल्टेज मींस किसी भी दो पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस। अब नेचुरली आपने देखा होगा जो हमारी बैटरी या पावर सोर्स है उसका सिंबल ये होता है। ये सिंबल यही डिनोट करता है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से एक लेवल पे है, मींस एक लेवल ऊपर है। दिस इज माय पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज माय नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो वो एक लेवल पे है तभी मेरा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो कर सकता है, एज लाइक माय बॉल फ्लो फ्रॉम बिल्डिंग 1 टू बिल्डिंग 2 ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ टू बिल्डिंग्स, राइट। तो ये चीजें समझ में आई। तो वोल्टेज एंड करंट अपने आप में एक दूसरे से इसी तरीके से लिंक है। जब वोल्टेज होगा मतलब एक पोटेंशियल हाइट होगा तभी हमारा करंट फ्लो कर पाएगा। लेकिन करंट के लिए एक और कंडीशन है, वो ये लेट्स से मैंने क्या किया, हमारी दोनों बिल्डिंग्स लेट्स से डिफरेंस पे है, राइट। हमारे को जो वोल्टेज की कंडीशन है वो ये कहती है कि बोथ ऑफ माय टू बिल्डिंग्स आर एट सम पोटेंशियल। तो मेरी दोनों बिल्डिंग्स में कुछ गैप है तो मतलब पोटेंशियल है, मतलब वोल्टेज है। तो क्या करंट फ्लो कर पाएगा? अब इस केस में क्या करंट फ्लो कर पाएगा? नहीं। तो पहली कंडीशन हमने समझी कि हमारे पास कोई पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, और करंट के लिए एक दूसरी चीज हमें क्लोज्ड पाथ भी चाहिए, तभी हमारी बॉल जो हमने देखा था वो बॉल फ्लो कर पाई थी, राइट। तो वी रिक्वायर अ कॉमन पाथ, ठीक है। तो वी रिक्वायर अ पाथ फॉर आवर बॉल और वी कैन से फॉर करंट। तो करंट को फ्लो करने के लिए हमें एक पाथ भी चाहिए। इसीलिए जो करंट की सबसे बेसिक कंडीशन आती है दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वो ये कि करंट फ्लोज फ्रॉम क्लोज पाथ। तो डेफिनेटली वोल्टेज समझ में आई होगी, करंट समझ में आया होगा कि वोल्टेज डिफरेंस से आती है और डिफरेंस आने के बाद जब क्लोज पाथ हमें मिल जाता है तो हमारा करंट फ्लो कर पाता है। तो ये एनालॉजी डेफिनेटली क्लियर हुई होगी। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, यही हमारा ओम्स लॉ भी कहता है कि जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा। लेट से मैंने क्या किया, इस बिल्डिंग को नेचुरली मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया ओवर द टॉप। मैं ये इसी पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो। नाउ अब मैंने क्या किया, लेट से अब मेरा जो पहले डिफरेंस था वो 5 मीटर का था, ठीक है। अब मैंने इस पे
2 मीटर लेट से और कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो अब जो मेरा गैप है वो 7 मीटर का हो गया, राइट। नाउ अगर अब इस केस में मैं बॉल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे भेजता हूं, तो डेफिनेटली जो मेरी बॉल की स्पीड यहां से यहां जाने की है वो कम है बजाय कि ऊपर वाले पॉइंट से, क्योंकि वो ज्यादा टिल्ट हो गया, राइट। इसको यहां से समझते हैं हम। अगर मेरी एक स्ट्रेट हाइट है और मैंने यहां से एक ग्राउंड पे कोई चीज स्लाइड करी, राइट, और एक मैंने कोई चीज इस पॉइंट से ग्राउंड पे स्लाइड करी, तो डेफिनेटली ये वाली बॉल जो है वो स्लो जाएगी, और जो मेरी इस लेवल पे बॉल है ये फास्ट जाएगी, मतलब ये जल्दी नीचे पहुंचेगी, और ये स्लो स्लो धीरे धीरे करके पहुंचेगी। तो ये जो फिनोमिना है ये यही शो कर रहा है कि जैसे जैसे गैप बढ़ा, मतलब वोल्टेज बढ़ी, वैसे वैसे करंट का फ्लो बढ़ा, मींस बॉल की स्पीड बढ़ी, क्योंकि टिल्टेशन ज्यादा मिल गया, इंक्लिनेशन ज्यादा मिल गया, तो बॉल कैन मूव फास्ट और फॉरवर्ड इन द अबव हाइट। तो डेफिनेटली अब ओम्स लॉ को आपने समझा होगा, डेफिनेटली अभी हमने किताबों में सिर्फ पढ़ा था कि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, और वोल्टेज घटेगी तो करंट घटेगा। अब इस चीज को आपने बिल्डिंग एनालॉजी से समझा होगा कि गैप बढ़ा तो स्पीड हमारी बॉल की फास्ट हो जाएगी, और गैप कम है तो स्पीड स्लो है, राइट। तो अब इसी ओम्स लॉ को हम बैलेंस करते हैं आर से। अब रेजिस्टेंस, अब ये क्या चीज है, तो लेट्स से मैंने अपने पाथ को मूव करके एक हॉलो पाइप यूज करा, राइट। नाउ आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर पाइप। अब मैंने अपनी बॉल इस पाइप के थ्रू भेजी, तो ये मेरी बॉल पाइप के थ्रू जाएगी, ठीक है, और ये बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 2 पे पहुंच जाएगी। अब मैंने क्या किया, लेट्स से इस पाइप में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं, वो ये कि मैं इस पॉइंट पे इस पाइप को थोड़ा सा पतला कर देता हूं, ताकि जो उसका डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाए और मेरी बॉल को इजी पाथ नहीं मिले। लेट्स से दिस इज माय बॉल, और मैंने अपने इस पाइप को बीच में से थोड़ा सा रिजिड कर दिया, राइट। जैसे ही मैंने इसको रिजिड करा, नाउ अब होगा क्या, तो यहां से यहां तक बॉल मेरी स्मूथली मूव करेगी, राइट, बहुत स्मूथ जाएगी, ठीक है, ये बड़ी इजीली आगे फॉरवर्ड कर गई। अब जैसे ही बॉल मेरी इस पॉइंट पे आएगी तो वो बहुत ज्यादा इजीली फ्लो नहीं कर पाएगी, यहां पे उसको थोड़ा सा फ्रिक्शन मींस रुकावट लगेगा, ठीक है, उसकी स्पीड जो है वो गिरेगी, राइट। इफ बॉल इज इन द पाइप, यहां पर बॉल थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट होगी, राइट। क्यों, क्योंकि मेरे पाइप का डायामीटर मैंने रिड्यूस कर दिया, तो वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगी बॉल, राइट। तो मेरी ये बॉल रुक रुक के आगे जा रही है, देखो आप, ये रुक रुक के आगे जा रही है, राइट, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, राइट। तो जो ये है, जो मैंने इसकी स्पीड को लिमिट किया, मैंने बेसिकली इसकी स्पीड ही तो रोकी, यही मेरा रेजिस्टेंस है, यही मेरा रेजिस्टेंस है कि कितना मैंने उसकी स्पीड में रुकावट क्रिएट कर पाया, राइट। तो दिस इज माय रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर ये पाइप, ये डेफिनेटली एक पाइप है, अब इसमें से अगर वाटर फ्लो हो रहा होता, लेट से अगर वाटर इज बीइंग फ्लोड फ्रॉम हियर, तो जितना वाटर की क्वांटिटी इस पॉइंट पे होती वो डेफिनेटली ज्यादा होती, और इस पॉइंट पे वाटर की क्वांटिटी कम होती, राइट, क्योंकि यहां पे पाथ कम मिला है। तो दिस इज माय रेजिस्टेंस मींस वाटर को रोकना। इसको हम एक और एनालॉजी से समझते हैं। लेट से हमने अपने घर के नियर बाय सर्विस रोड्स पे एक स्पीड ब्रेकर देखा होगा, राइट, दिस इज माय स्पीड ब्रेकर। अब एक और एनालॉजी ये कहती है कि जब हम अपनी कार से या स्कूटी से या बाइक से मूव करके आ रहे होते हैं, जैसे ही स्पीड ब्रेकर आता है, तो ड्यूरिंग इस एरिया पे जब हम इसको पास करते हैं, हमारी स्पीड लिमिट करते हैं, बेसिकली ये क्या करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पीड ब्रेकर। ये हमारी स्पीड को लिमिट कर देता है। नहीं तो हम जो बढ़ती हुई स्पीड से आ रहे थे, जैसे जैसे वो एक्सेलरेट होती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, तो वो हमारा
रुकेगी नहीं, राइट। तो स्पीड हमारी जो बढ़ती हुई स्पीड है, बेसिकली करेक्ट वर्ड इज बढ़ती हुई स्पीड को लिमिट करने के लिए स्पीड ब्रेकर है। जैसे ही आप 20 की स्पीड से करते करते 40 पे पहुंच रहे थे और 60 पे पहुंच रहे थे, यहां आते ही आपको ब्रेक लेनी पड़ी और स्पीड लिमिट करी। तो दिस इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस। ये क्या है? अपने आप में रेजिस्टेंस है, राइट। ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। तो डेफिनेटली ये चीज हमने समझी, हमारे को अच्छे से समझ में आई होगी कि रेजिस्टेंस क्या होती है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है। ये चीजें हमने ढंग से समझ ली होगी, राइट। मैं इसको अब कंक्लूड कर देता हूं एक बार फिर से इन अ वेरी शॉर्ट। सबसे पहले हमने समझा हमारी वोल्टेज क्या होती है। वोल्टेज मींस नथिंग बट अ डिफरेंस। किसी भी दो पॉइंट में अगर कुछ डिफरेंस है, मींस हाइट, अगर आप उसको एनालॉजी से समझे तो इन टर्म्स ऑफ हाइट, अगर कुछ कुछ उसमें गैप है, राइट, तो डेफिनेटली हमारा वोल्टेज क्रिएट हो पाएगा। जैसे कि इन दो केसेस में हमारा गैप है, और जितना ज्यादा गैप है उतना ज्यादा वोल्टेज है, राइट। जितना गैप ज्यादा है उतना वोल्टेज ज्यादा है, और उतना वोल्टेज ज्यादा है तो उतना ही करंट ज्यादा है। वो इस एनालॉजी से समझ में आया कि ये बॉल स्लो मूव करेगी और ये वाली बॉल फास्ट मूव करेगी, क्योंकि उसको इंक्लिनेशन ज्यादा मिल गया। तो गैप ज्यादा, हाइट ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा से करंट ज्यादा। इन सबको बैलेंस करने के लिए हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जो कि हमने समझा हमारे पाथ में एक ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट। दिस इज माय रेजिस्टेंस। तो होपफुली आपको रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट को क्लियर तरीके से समझ में चीजें आ गई होंगी, राइट। थैंक यू फॉर दिस पार्ट।